अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाज़रीन, आज की जो एपिसोड है और ये हम लोगों ने कोशिश की कि आप लोगों को ये बताएं कि ये जो मौसमियाती तब्दीली है, इसके जो असरात हो रहे हैं एक आम आदमी में, इसकी वजूहात क्या हैं। हमें ये देखने को मिल रहा है कि सैलाब आ रहे हैं। कहा यह जाता था कि हो सकता है बारिश ज़्यादा हो तो ज़्यादा पानी आ जाए, ज़्यादा सैलाब आ जाए और फिर वो हमें इफ़ेक्ट कर जाए। कहीं ना कहीं हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से ही हेल स्टॉर्म्स भी आ रहे हैं। हमें देखना है ओले बरस रहे हैं और वो इस कदर बड़े ओले हैं कि वो ये नहीं देख रहे कि किसी का घर डैमेज हो रहा है, किसी की गाड़ी डैमेज हो रही है, उसका घर पक्का है, उसकी गाड़ी मजबूत है या उसका छत जो है वो कच्चा है। उसके साथ साथ हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया, ताइवान में पूरे साल की बारिश एक हफ्ते में रिकॉर्ड की गई। उसके साथ साथ रूस में देखने को मिला कि एमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जैसे कि पाकिस्तान में की गई। यह भी कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान में जो झीलें हैं उनके फटने का खतरा है, सैलाब आने का खतरा है, आप लोग रेडी हो जाएं। ये जब तक सैलाब नहीं आए थे, इफेक्ट नहीं हुआ था, तब तक हम लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया। अभी भी हम लोगों को ये नहीं पता कि ये किस हद तक हमारे साथ चलेंगे, हमने इसके साथ चलना है नहीं चलना, हम कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, हुकूमती क्या किरदार है, वजूहात क्या हैं। और हमें ज्वाइन किया एनवायरमेंटलिस्ट खानसा नईम ने। इनसे जानेंगे कि आखिर ये वजूहात क्या हैं। बहुत शुक्रिया खानसा, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती टाइम हमें दिया। ये बताएंगी कि आखिर हमने पहले तो ये नहीं सोचा था कि कहीं ना कहीं इस्लामाबाद में सैलाब आ जाएगा। इस्लामाबाद में हमें ये देखने को मिला कि गाड़ियां बह गईं। हमें ये देखने को मिला कि इस्लामाबाद में भी फ्लडिंग हो सकती है। हमें ये भी देखने को मिला कि इस्लामाबाद में भी ओले बरस सकते हैं। इससे पहले हमने ये देखा कि पंजाब में, सेंट्रल में, साउथ में आता है, सिंध में आता है। हम तक नहीं पहुंचा तो हमने सोचा नहीं। आज जब इस्लामाबाद, रावलपिंडी में सैलाब आ रहा है तो क्या वजूहात हैं, किन बिना पर आ रहा है, और आखिर ये जो सिलसिला है ये हमसे पहुंचने तक हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए था या अभी कोई ना कोई, अभी भी देर नहीं हुई, हम कुछ कर सकते हैं? जी जमाल, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने खुद शुरू में बोला कि क्लाइमेट चेंज एक हम बहुत ज़्यादा वर्ड सुनते हैं, होता है मेनली है क्या क्लाइमेट चेंज। हमें पता है कि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुआ 1.2% से डिग्री सेल्सियस से, सॉरी। और उसके इंक्रीज़ होने के बाद से हम देख रहे हैं ऑन एंड ऑफ डिफरेंट इवेंट अक्रॉस ग्लोब देख रहे हैं। आई डोंट नो, ये आपको पता ही नहीं पता, लेकिन मैं आपकी एक जैसे आप बड़ी इंफॉर्मेटिव हम बता रहे थे, रशिया की एग्जांपल कोट कर रहे थे, ताइवान की कर रहे थे। पाकिस्तान रिसेंटली एक जर्मन वॉच एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है 2025 में, जस्ट अ मंथ अगो, और उसमें पाकिस्तान मोस्ट क्लाइमेट इफेक्टेड कंट्री है। और हमारा फुटप्रिंट भी नहीं है जी जी बिल्कुल, हमारा फुटप्रिंट भी इतना नहीं है, बिकॉज हमारी ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो भी इतनी वो है नहीं है लाइक अदर डेवलप्ड कंट्रीज़। अब पाकिस्तान, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, ये जो आबो हमारा तब्दील हो रहा है, लेकिन हमारा फुटप्रिंट नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारी चीज़ों का हम लोग उन सर्कमस्टांसेस को, उन कॉन्सिक्वेंसेस को बियर कर रहे हैं जो हमारे ऐसा इतने ग्लोबल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जिनमें हमारा ऐसा एक्शन नहीं है, जिनमें हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है कुछ नेगेटिव वे में। लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि थ्रू आउट क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ग्लोव्स जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो रहे हैं, आपके ग्लेशियर्स के फटने का डर हो रहा है। वो एक्सपीरियंस अभी हमने रिसेंटली देखा, बाबूसर टॉप का भी एक इवेंट हमारे पास आया कि लैंड स्लाइडिंग हुई और वो आपके एक सामने चीज़ आई। उससे पहले भी कुछ मल्टीपल डिफरेंट इवेंट्स आ चुके हैं, पूरे एक गाँव बह गए और इस तरह से। लेकिन जो अर्बन साइड पे था ये बिल्कुल एक डिफरेंट था फेनोमेना। इससे पहले हमारे रूरल साइड पे आए, जैसे 2022 का फ्लड था, वो वर्स्ट तरीन था इन ग्लोब हिस्ट्री आप कह लें। 33 मिलियन पीपल इफेक्ट हुए थे पाकिस्तान में, और उसमें सिंध के रूरल एरियाज़, पंजाब के रूरल एरियाज़, मेनली साउदर्न पंजाब, इंटीरियर सिंध, बलोचिस्तान, लेकिन मोस्टली वो रूरल पार्ट था। अर्बन को जो पिछले चंद सालों में, 5-6 सालों में टच किया था, तो वो बिल्कुल माइनर सा होता था, ऐसा जितना नहीं होता था। आपको अनफॉर्चुनेटली अगर देखने को मिलता था तो कराची के पोश एरिया में, लाहौर के पोश एरिया में आपको कहीं पानी नज़र आता था, वो कुछ टाइम बाद निकल जाता, तो उसका ऐसा कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं था। लेकिन अनदर साइड, जैसे मोस्ट रिसेंट एग्जांपल हमारे पास आई है DHA की, एक पोश एरिया है इस्लामाबाद का, और इस्लामाबाद को भी दुनिया के चंद उन कैपिटल्स में कंसिडर किया जाता है कि जो कि खूबसूरत हैं और सेफ़ हैं, और एक जो लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से है, या जहाँ पे एक लिविंग इंडेक्स है वो एक बहुत अच्छा है।
लेकिन हमारे पास एक रिसेंट आया पोश एरिया का, और जहाँ के बहुत अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बुरी खबरें आई, और उसमें ये हुआ कि जान भी गई। और उससे अब हमें क्या मिला कि मेनली हमारा जो अर्बन फ्लडिंग हो रही है, और पर्टिकुलरली इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, तो हमारे जो नेचुरल वाटर वे है उसको हमने इंक्रोच्ड किया। आल्दो वो सोसाइटीज़ तो बहुत अच्छी बनी, लेकिन उन्होंने उसको इंक्रोच्ड वाटर को कर दिया, उन्होंने दर्जा का रुख तो मोड़ने की कोशिश कर दी। बिकॉज अगर दर्जा स्वां की बात करें तो ये काफ़ी सूखा दर्जा था, इसमें से कोई ऐसा प्रॉपर वाटर फ्लो नहीं था। और उसको जब चेंज किया तो उसको कोई अल्टरनेट प्रोवाइड नहीं किया। अल्टरनेट इन विच वे कि आपने अपनी जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पर कोई काम नहीं किया। आपने सिर्फ निकासी का इतना काम किया कि जो हाउसिंग सोसाइटी का पानी होगा, या आपके ख्याल में एक इतनी फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगी रेन की, वो बस चली जाएगी। तो आपने एक इम्पोर्टेंट जो पर्सपेक्ट था क्लाइमेट चेंज का, ठीक है, उसको आपने मिस कर दिया। तो ये एक वो शायद उस टाइम पे खानसा सीरियस नहीं ले रहे थे। नहीं, अवेयरनेस की भी बात है, क्योंकि कुछ आपको लगता है अभी कोई अवेयरनेस है? हाँ, अभी क्योंकि देखें जो हम लोग हैं, हमारी मिनिस्टर हैं क्लाइमेट चेंज की, श्री रहमान साहिबा, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली बोलती हैं। और पिछले कुछ चंद सालों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस पर एक्टिवली काम करना शुरू हो गया है। इधर वो बातों की हद तक है, या वैसे थोड़े बहुत एक्शंस में अगर हम देख लें तो हो रहे हैं हम, क्योंकि अब हम अवेयर हो रहे हैं। और इस अवेयरनेस की जो मेजर रीज़न है कि वो एक ग्लोबल लेवल पे भी कैंपेन चल रही है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम अपने प्रॉफिट्स जो हमारे लोअर लेवल पे आ रहे हैं, मैक्रो बात का मीज़ो लेवल पे बात कर लें या माइक्रो लेवल पे बात कर लें, डिफरेंट एरियाज़ की जो कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस हैं, ये कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट के चक्कर में उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे हमारे पास बहुत अच्छी चंद मिसालें हैं, जैसे कि इस्लामाबाद की एक और निजी सोसाइटी, उन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक बनाई हुई है कि जब भी बारिश का पानी होगा तो वो सारा पानी अंडरग्राउंड उस लेक में चला जाएगा। और ये मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है। तो अभी हम ये कर सकते हैं, ये सच इतनी हमारी कोई वो ये नहीं है कि बहुत देर हो गई है, जैसे इस्लामाबाद एक प्रॉपर प्लांट सिटी है। अच्छा, हम लोगों ने ये देखा कि जिस तरह आपने बताया कि एक इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी थी बड़ी पॉश, और उसमें एक गाड़ी का वाक़या हो गया, लोग भी बह गए, लेकिन फ्लैश फ्लडिंग नहीं थी। आपको नहीं लगता कि वो फ़ौरन से पानी आया, फ़ौरन से वो लेकर चला गया, लेकिन नकासी आपका सिलसिला तो उधर मौजूद था। अब उसी तरह बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिधर नकासी आपका सिलसिला जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन सैलाब तो उधर भी आया। अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पानी जो है वो इस हद तक आ रहा है कि हम लोग उसको काउंटर नहीं कर सकते। ये जो एक चेंज है, ये चेंज भी आप कह लें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, यानी ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, कहीं ना कहीं इफेक्ट आ रहा है। और अगर ये आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो जहाँ पे हमारा नकासी आपका निज़ाम जो है वो अच्छी जगहों पे, यानी अच्छी सोसाइटीज़ में बेहतर है, उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली भी जिन ममालिक की मैं बात करता हूँ, अगर वो यूरोप की आप बात कर लें, आप अमेरिका में सैलाब देख रही हैं, आप यूरोप में सैलाब देख रही हैं, आपको देखने को मिल रहा है कि रशिया जो है इमरजेंसी नाफिज कर रहा है। मैं ताइवान की बात की, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत बेहतर सिलसिला है, सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं उनके, और वो उसको बेहतर तरीके से टैकल करें। वहाँ पे क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल जमाल, थैंक यू सो मच, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। जैसे पाकिस्तान के केस में बात की जाए तो हम लोग अनप्लान्ड, हमारी एक चीज़ है कि अर्बनाइजेशन हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो अनप्लान्ड ये एक हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, सेटलमेंट्स आ रही हैं, डेवलप हो रही हैं, जिसको हम कह सकते हैं अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रही है। और यहाँ पे एक और जो आजकल हम नई टर्म सुन रहे हैं, क्लाउड बर्स्टिंग, पिछले 2 साल से सुन रहे हैं। तो नो डाउट इस चीज़ का भी, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि कुछ सोसाइटीज़ में हमारी जो है वो बारिश है सच इतनी नहीं आई, कुछ एरियाज़ में इतनी बारिश नहीं हुई, कुछ एरियाज़ में वो इतनी हुई कि उनका जो ड्रेनेज, अच्छे एरियाज़ थे, पोश एरियाज़ थे, लेकिन उनका ड्रेनेज जो सिस्टम था वो नाकाफ़ी साबित हुआ। तो उसकी रीज़न ये भी थी कि ये एक नेचुरल प्रोसेस, आप इसको तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने एंड पे क्या एक्शंस ले सकते हैं? हम अपने एंड पे ये ले सकते हैं कि जैसे ये कुछ चंद एक सोसाइटीज़ की हम जो नहीं आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वाटर जो आपके वेस्ट थे उनको कट करके बनाई गई, उनको कंज्यूम किया गया। उनके ख्याल में जो उन्होंने अल्टरनेट प्रोवाइड किया था, क्योंकि वहाँ पे अल्टरनेट था उनके प्रोवाइडेड था, लेकिन वो उनके ख्याल में काफ़ी होगा। बिकॉज जब ये डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा होगा तो उसके हो सकता है कि वहाँ तब जो क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्ट्स थे या जो चीज़ें होंगी उन्होंने उनको कैलकुलेट किया होगा, लेकिन उन्होंने फ्यूचर को अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्सीन या मतलब इसको लेट को कर दिया होगा।
तो ये एक चीज़ मेजर है। ठीक है, आपका कहने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं वो जो नेचुरल नल्लास चल रहे थे उसके ऊपर सोसाइटीज़ बन गई और उन्होंने उनको ऑल्टरनेट एक निकाल दिया सोसाइटी में कि ये इसको शायद काउंटर कर ले, लेकिन वो नहीं कर सके, वो इनफ नहीं थे। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग अब देखें कि हुकूमत आपके मुताबिक क्या कर रही है इस पे और क्या करना चाहिए, हुकूमत का क्या किरदार बनता है? अच्छा, हुकूमत की जहाँ तक बात है तो हमें शॉर्ट टर्म तो बड़े अच्छे वो नज़र आते हैं ठीक है। कि क्विक एक्शंस लेते हैं हम लोग, लेकिन लॉन्ग टर्म या ऐसी चीज़ें जो कोई असरात छोड़ के जाएंगे उस चीज़ को टैकल करने के लिए, वो हमें नज़र नहीं आते। जैसे क्या आया हम क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। जैसे अगर हम 2022 के फ्लड की बात करें तो उस टाइम उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने, बल्कि सिंध ने भी, गवर्नमेंट ने बड़ा एक्टिवली काम किया कि क्लाइमेट रिजिलियंट हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। जो फ्लड हमारे हैं, इधर वो कोई बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं या वो लोकल लोग हैं, उनको वो इफेक्ट ना हो, लेकिन उस पर ऐसा जितना कोई प्रोग्रेसिवली या इतना रिग्रेसली उस पर कोई काम नहीं किया गया। ये जो मेजर है अभी, मतलब हमारा टाइम है कि हम अपने बिल्डिंग कोड्स को रिवाइज करें, उनमें क्लाइमेट चेंज को लाएं, उसको ज़्यादा अच्छी तरह से एड्रेस करें। आइदर वो हीट वेव्स हों, आइदर वो फ्लड्स हों, बिकॉज पाकिस्तान का मसला ये है कि हम सिर्फ एक फ्लैश फ्लडिंग, क्योंकि फ्लैश फ्लडिंग होती है नुकसान आपको ज़्यादा जल्दी नज़र आता है, लेकिन इसके अलावा हम और भी हमारे चैलेंजेस, जिसमें से ग्लोफ है, जिसमें से हीट वेव्स हैं, ड्राउट्स हैं, और हम अक्रॉस द ईयर ये सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं। तो इसके लिए सबसे अहम तो ये है कि क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो इतना कोई मुश्किल नहीं है। उसमें सबसे पहले तो आप अपने दरख्त उगाएं, उसके अलावा आप वाटर हार्वेस्टिंग करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, या इन केसेस में जैसे फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग या स्टॉर्म वाटर हार्वेस्टिंग, वो उसका कोई प्रोसेस एक में बनाएं। और सबसे अहम ये है कि हमें डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। जैसे कि अभी हम एक निजी सोसाइटी की बात करें, एक पोश एरिया था, वहाँ पे ये वाक़या हुआ, तो वहाँ पे क्या जो उनका स्टाफ, कंसर्न स्टाफ था, पहले कोई कंसर्न आया, कोई कंसर्न डिपार्टमेंट था या नहीं था? अगर ड्रेनेज को लेट्स सपोज कोई देख रहा है तो उसमें जो कोई कंसर्न स्टाफ था, क्या उनके पास इतनी ट्रेनिंग्स थी कि वो बचा सकते थे, या इस तरह की चीज़ें कि ऐसे हादसात से हम रोका जा सके? ठीक है। तो मेरे ख्याल में डिज़ास्टर की ऐसी ट्रेनिंग्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अवेयरनेस के साथ आप अगर वेल ट्रेंड होंगे तो आप प्रॉपर्ली उस चीज़ को टैकल कर लेंगे। खाली अवेयरनेस ना काफ़ी है, तो उसके लिए सोल्यूशन जो माइक्रो लेवल पे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे हैं, वो पहली तो चीज़ है कि आप उनको अवेयर करें, और मेरे ख्याल में आप पाकिस्तानी काफ़ी हद तक अवेयर हो चुके हैं। पॉलिसीज़ रिकमेंड की जा रही हैं, पॉलिसीज़ रिकमेंड की जा रही हैं हुकूमत को कि इन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग आप लोग जो हैं अपना सिस्टम बनाएं, आप लोग इसको टैकल कर सकते हैं, आप लोग मैनेज कर सकते हैं। जो हुकूमत इम्प्लीमेंटेशन कर रही है और जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, रिकमेंड की जा रही हैं, उनमें कितना गैप है, कितना डिफरेंस है? जमाल, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी से इम्प्रेस होके हम वो एज इट इज़ सोल्यूशन बता रहे होते हैं कि ये चीज़ कर लें। जैसे आपने खुद ही अभी कहा कि यूएस में भी आया फ्लड, हमने देखा पूरे पूरे घर बह के गए, तो हम कहीं ना कहीं हम उनकी पॉलिसीज़ को, उनके वेज को एक अच्छा मान रहे होते हैं, और नो डाउट वो अच्छे भी हैं, इफेक्टिव भी हैं, और जो चीज़ें ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो जाए उनसे लर्न करना चाहिए। लेकिन हमारा मसला ये है कि वो हमारी पॉलिसी टेलर्ड नहीं है। जो अभी क्या आया, रिकमेंडेशंस आ रही हैं या पॉलिसी सजेशंस आ रही हैं, वो क्या लोकल हमारी नीड्स को देख के बनाई जा रही हैं, या वो सिर्फ एक इम्प्रेस्ड, एक एजेंडा बेस्ड, या एक कोई भी उसकी इफेक्टिवनेस 2-3 कंट्रीज़ में रही है जिनका कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान से टोटली डिफरेंट है। खान सर ने जो बातें की वो ये हैं कि हम लोगों को जो पॉलिसीज़ हैं वो इस तरह की बनानी चाहिए कि कम से कम वो पाकिस्तान के साथ मैच करें, यानी कि इन केस हमारी जो इकॉनमी है वो उन पॉलिसीज़ को सपोर्ट करती हो, और हमारी गवर्नमेंट जो है उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको इजी तरीके से, आसानी से कर सके। अगर पॉलिसीज़ इतनी मुश्किल होंगी और हमारे जो आप कह लें कि इस्तिताअत से बाहर होंगी, इन सिंपल वर्ड्स इस्तिताअत ही बनता है कि हम लोग जो नहीं कर सकते वो पॉलिसीज़ होंगी, तो फिर शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा हम लोगों को पहले वेल प्रिपेयर्ड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जो ये नेचुरल नल्लाज हैं जिनके ऊपर सोसाइटीज़ बना दी गई हैं, जिनके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गई है, और अब पानी को गुजरने की कोई जगह नहीं मिलती, तो फिर वो रोड को लेता है और फिर उधर से गुजर जाता है, और फिर जब भी कोई फ्लडिंग होती है तो वो साथ में ही गाड़ी जो आ रही होती है या फिर कोई बंदा आ रहा होता है उसको साथ ही लेकर चला जाता है। हमें घर भी बहते हुए दिखाई दिए, बहुत कुछ हो गया, E11 में घर भी बहे हैं, और वो भी नाले के ऊपर ही बने हुए थे। तो नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मजीद आपसे इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सालिक साहब, एनवायरमेंटलिस्ट हैं और एक
नॉलेज रखते हैं इस एरिया में, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये जो मौसमियाती तब्दीली है ये इस कदर असरअंदाज हो रही है हमारी ज़िंदगी में कि हम लोग जो हैं वो रूटीन लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सक रहे, कैरी नहीं कर सक रहे जैसे हम लोग चाह रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में इस हद तक असरअंदाज हो रही है कि हमारे बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं और हम लोगों के जो बिज़नेसेस हैं वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में तब्दीली है, पूरी दुनिया में इस कदर तब्दीली है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, बारिशें हो रही हैं। ये तक कहा जा रहा था कि जैसे विंटर्स रहे, सर्दियां गुजरी, ऐसे ही खुश साली में हमारी जो मौसम सरमा है पूरा साल गुजर जाएगा। ये तो उलट हो गया। क्यों ये उलट हो गया, कैसे हो रहा है? क्योंकि आपका एरिया है, आप ये बता सकते हैं, थोड़ा सा गाइड करेंगे बेसिक। जी बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। मेरे ख्याल में क्लाइमेट चेंज जो है वो अब ये नहीं है कि कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये नहीं हो रहा, ये हो रही है, ठीक है। अब इसके जो डिनायर हैं उनको समझ जाना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर ये तब्दीली आ रही है और आपके टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं। समर में आपने मई जून में आपको हीट वेव्स ने तंग किया, अब आपको फ्लड्स ने। और जैसे आपने कहा कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे रेन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एज ए रिसर्चर, और ये तकरीबन 20 to 30% जो नॉर्मल मानसून है उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा जी। लेकिन जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट है कि आपको याद होगा, थोड़ा सा बैक से अगर मैं चलूँ 2010 से पहले, फ्लड से पहले, आपको नॉर्मली जो फ्लड्स आते थे वो आपके सियालकोट रीजन, नारोवाल और शेखुपुरा इन एरियाज़ में आते थे, ट्रेडिशनली। हाँ, सेंट्रल पंजाब में ट्रेडिशनली ये आते थे। और फिर 2010 में वो ट्रेंड चेंज हुआ और वो आपके 100 किलोमीटर पेशावर वैली के अंदर गया और आपको 2010 का फ्लड आपको याद होगा, वो एक सीवियर फ्लड था और उसने रीजन चेंज किया जैसे। और फिर वो 4 साल रीजन अपना चेंज करता रहा। फिर 2022 में आपके वो फ्लड जो है सिंध और बलूचिस्तान में हुआ और मैसिव किस्म का फ्लड आए, ठीक है। और दूसरे रीजन्स में कम बारिश हुई। सेंट्रल पंजाब बिल्कुल वहाँ पे कोई नॉर्मल फ्लडिंग, नॉर्मल फ्लडिंग आपकी आई। अब एक मानसून में एक और चेंज आई है, ये बिल्कुल नॉर्दर्न एरिया गिलगित बल्तिस्तान से लेके आपके झेलम तक बारिश ही बारिश है हर तरफ। और ये बारिश बहुत ज़्यादा सीवियर है क्योंकि जब ये बारिशें, जब मानसून बारिश जब प्लेन एरियाज़ में होती है तो पानी आता है और बह जाता है और वो उसको क्या कहते हैं, सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारा कुछ। वो एक पूरा इकोसिस्टम और लोग तैयार भी होते हैं पहले से, ट्रेडिशनली इनके पास नॉलेज है कि फ्लड से कैसे बचना है। लेकिन ये जो पहाड़ों का मानसून जो है पैटर्न्स हैं वो यूज टू नहीं है इतनी बारिशों के। तो आप देख लें कि कितनी बड़ी तबाही आई है, आपके टूरिज़्म पूरा शटर होकर रह गया, सर्विसेज तबाह हो गई। अब जो कि पूरा पीक मानसून टूरिज़्म सीज़न था उसके अंदर अब कोई टूरिस्ट उस तरफ जाने को तैयार नहीं, जबकि पूरे साल की लाइवलीहुड्स वो उस पर डिपेंड करते हैं। तो ओवरऑल जब आप ये देखते हैं कि मानसून अपनी स्पेशल और जो टेम्पोरल शिफ्ट्स हैं वो करते जा रहा है। स्पेशल से मुराद कि अपनी जगह चेंज कर रहा है बार बार। पूरा पाकिस्तान जो पहले हम समझते थे सिर्फ सेंट्रल पंजाब में, अब पूरे पाकिस्तान में घूम फिर रहा है। आपको 2022 में तकरीबन 15 डिस्ट्रिक्ट्स बलूचिस्तान के डिस्टर्ब हुए थे सिर्फ इसके वजह से। अच्छा अब ये जो रीजन जो इस्लामाबाद का था ये सबसे कम मानसून रिसीव करता था और वो अब आप देखें कि कितनी बारिश पीक पे है। तो ये जो पूरा ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये सिर्फ मैं क्लाइमेट एक्सट्रीम्स की बात कर रहा हूँ। इसमें जब हीट वेव्स को आप डालते थे तो हीट वेव्स का पैटर्न अगर हम थोड़ा सा, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे हम करें तो हीट वेव्स ने हमारे पूरी लाइफस्टाइल, आपका जो पानी की अवेलेबिलिटी उसके ऊपर इम्पैक्ट था, लोगों की हेल्थ के ऊपर इश्यूज है। और फिर हीट वेव्स प्लस हीट स्ट्रेस जब ये मानसून में, तो वो जो हीट वेव्स और हीट स्ट्रेस मिलके जब इंसान को लिवेबल नहीं बनाता, प्रोडक्टिव नहीं बनाता, आप जो भी लेबर करते हैं आउटडोर उसकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ जाता है और इसके ऊपर स्टडीज़ हैं। तो ये ओवरऑल जो आपके और विंटर के अंदर बारिशें कम आ रही हैं आपके पास, जो आपकी विंटर क्रॉप्स खासतौर पे रबी की क्रॉप जो वो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और अभी जो रिसेंट जो डैम के इश्यूज़ हैं, पानी की स्टोरेज के इश्यूज़ हैं, जो इंडिया धमकियाँ हमें दे रहा है कि पानी को आपने स्टोर करना है। अच्छा, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, ठीक है, उसमें हम लोग बिल्कुल आएंगे, उसमें हम लोग बिल्कुल आएंगे। डॉक्टर साहब, अभी रिसेंटली हमने देखा कि जिस तरह आपने बात की कि बहुत सारी चीज़ें वाजे हो गई, हमने देखा कि ओले भी बरसे, हम ये भी देख रहे हैं कि अर्थक्वेक्स भी आ रहे हैं।
अभी रिसेंटली पूरे पाकिस्तान में कुछ केपी के एरियाज़ में, फिर उसके बाद इस्लामाबाद में भी, लाहौर वाले एरियाज़ में भी हम लोगों ने देखा कि पंजाब, इस्लामाबाद, केपी में अलग अलग जगहों पे ज़लज़ले भी महसूस हो रहे हैं, साथ में ही मॉनसून भी चल रही है। और उससे पहले हम लोगों ने ओले ऐसे बरसते हुए देखे कि इससे पहले कभी ज़िंदगी में ऐसे ओले बरसते हुए नहीं देखे गए। तो वो क्या रीज़न्स हैं कि वो चीज़ें भी सामने आ रही हैं, हम लोग वो भी देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे जो आप बताना चाह रहे हैं। जी, बेसिकली ओले क्यों पड़ते हैं, वो यही है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है जी। आपका, वो इतना अब्रप्ट होता है कि वो जो क्लाउड के अंदर एक सिस्टम डेवलप हो जाता है और फिर वो एकदम जो ओले नॉर्मल और बेसिकली पहले लिक्विड होते हैं, तो वो टेम्परेचर शिफ्ट की वजह से रैपिड की वजह से वो सॉलिड और बड़े साइज के होना शुरू, और फिर लाजमी तौर पे वो होल्ड नहीं कर सकते और वो नीचे गिरते हैं, और जहाँ पे गिरेंगे वहाँ पे तबाही मचाएंगे। क्योंकि दुनिया ने पोल्यूशन जो है जी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन इतनी ज़्यादा कर दी हैं, अगर इस वक्त पूरी दुनिया की फैक्ट्रीज़ को भी बंद कर दिया जाए ना, ये अगले 50-60 साल इसी तरह का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। ये बहुत सीवियर सिचुएशन है, ये साइंटिफिक, ये बेहतर नहीं हो सकता, ये बेहतर नहीं हो, ये मैं अब सिर्फ आपके ऑडियंस के लिए साइंटिफिक वर्ल्ड को थोड़ा सा नॉर्मल करके बताऊँ तो ये फिनोमिना है। अच्छा, जिसको अगर अभी जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो हुआ था, वहाँ पे कमिटमेंट थी कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर तक आपने दुनिया को रोकना है, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। हम बहुत सारे स्पाइक्स कर चुके हुए हैं जहाँ पे 1.5 डिग्रीज में पाकिस्तान भी और दूसरी दुनिया के लोग भी वो उसके टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गए हुए हैं। ठीक है। अब पेरिस एग्रीमेंट कहता है कि आप अपने इमिशंस को रोकें तकरीबन 50%, और दुनिया जो है वो 5% तक भी नहीं पहुँची। तो 10 साल हो चुके हैं पेरिस एग्रीमेंट, तो दुनिया मूव नहीं कर रही, उसको मिटिगेट नहीं कर रही, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को नहीं रोक रही। तो ये जो सिनेरियो है जहाँ पे दुनिया, और ख़ासतौर पे जब ट्रंप का ये एडमिनिस्ट्रेशन आई है जिसमें वो क्लाइमेट डिनाइल की तरफ गए हुए हैं, और उसकी एक, क्योंकि वो वर्ल्ड पावर है तो उसकी रिलैक्सेशन की वजह से वेस्ट भी रिलैक्स हुआ है, तो वो जो एक प्रेशर था नेगोशिएशंस के अंदर कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट, उसके रीजंस को मिटिगेट करना है, वो प्रेशर मेरे ख्याल में ओवर द टाइम कम हुआ है। लॉस एंड डैमेजेस की बात चल रही थी, वो भी उसका भी इंटेंसिटी लो हो गई है। तो ये बहुत सारे ये पॉलिटिकल ग्लोबल जो सिस्टम्स हैं, बेसिकली वो आपके वेदर को या शिफ्ट्स को वापस नहीं जाने देंगे। अब आपको न्यू नॉर्मल, दिस इज न्यू नॉर्मल। अच्छा, ये न्यू नॉर्मल है, अब इसी के साथ चलना है, हम लोगों ने इसको अडॉप्ट करना है, इस पे हम बात कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक स्पेल की बात की जा रही है कि अभी ये जो नया स्पेल आ रहा है, इसमें वार्निंग भी जारी कर दी गई, अलर्ट भी जारी कर दिया गया कि हमारी झीलें जो हैं वो तबाह हो सकती हैं, वो फट सकती हैं, सैलाब आएंगे गिलगित बल्तिस्तान से लेके हमारे पंजाब तक। क्या स्पेल है? क्योंकि हमने मॉनसून के इतने सारे स्पेल देख लिए, एक साल के अंदर इतनी चेंज, मतलब मैंने तो इससे पहले नहीं विटनेस किया, ना ही ऑडियंस ने विटनेस किया होगा। कोई भी कैसे इतनी चेंज आ सकती है? 2010 से आपको कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं, 2011, 12, 13, 14 ये आपको पूरे आपके फ्लड्स आते रहे सिग्नल्स, ऐसा ही है। फिर हीट वेव्स के सिग्नल्स, फिर उसके बाद आपके ड्राउट्स के सिग्नल, आपके थरपारकर वो जो साउथ ऑफ पंजाब एंड साउथ ऑफ सिंध ड्राउट से भरा पड़ा, ऐसा ही है। आपके सिग्नल्स मिल रहे हैं। जैसे आपको टेम्परेचर होता है, आपको सिग्नल मिलते हैं कि बॉडी में कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं, इसी तरह वेदर आपको सिग्नल्स दे रहा है। ठीक है, अब इसी तरह अगर इसके रेनफॉल के सिग्नल्स आपको मिलें, आपको प्रोजेक्शंस हैं कि रेनफॉल्स जो हैं अब्रप्ट होंगी। ये जो गिलगित बल्तिस्तान में टूरिस्ट एरियाज़ में जो लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, दे फेस द रिस्क। ऐसा ही है, ऐसा ही। ड्राई जो विंटर्स हैं ये भी इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट। अब आगे हम लोगों ने ड्राई विंटर्स देखने हैं, और अगर ड्राई विंटर्स होंगे तो फिर तो टेम्परेचर एक्सट्रीम पे जाएगा। ये दिस इज़ वेरी हार्ड टू उसका सिनेरियो बनाना या उसकी प्रिडिक्शन करना कि अब विंटर वाकई खुश्क अगला होगा, हो सकता है ज़्यादा बारिश हो जाए। ठीक है, तो ये जो अब्रप्टनेस होगी हुई है, और जो हम वो स्फीयर होगी हुई है, वो क्लाइमेट साइंस अभी इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं की कि वो सीजनल 6 महीने या 3 महीने के एक्यूरेट असेसमेंट कर सके। हम इसको कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी ब्रेक का टाइम हुआ है, नाज़रीन चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। डॉक्टर साहब से ये जो नॉलेज का सिलसिला है, जानने का सिलसिला है, ये जारी रखेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े एहसन तरीके से, बड़े इजी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं अब रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे एग्जिस्ट करती हैं, मौजूद हैं, हम लोगों ने अब इसके साथ चलना है। तो आगे मज़ीद जानते हैं कि डॉक्टर साहब आप बता रहे थे
कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ी हार्श रियलिटी है, आप कह लें, जो हम लोग हजम नहीं कर सक रहे, हम लोगों से डाइजेस्ट नहीं हो रही, कि विंटर्स शायद ड्राई ही हों। हम लोगों को ये भी नहीं पता कि मानसून की जो बारिशें हैं वो इसी तरीके से होंगी, इसी तरीके से सैलाब आएंगे। हम सिर्फ पाकिस्तान को देख रहे हैं, दो के पाकिस्तान का शायद फुटप्रिंट भी इतना नहीं है, ठीक है, हमारी कंट्रीब्यूशन भी इतनी नहीं है। हम क्यों इतना फेस कर रहे हैं जी? देखिए, हम लेस प्रिपेयर्ड हैं और हम गरीब हैं, और हमारे अंदर जो सलाहियत है किसी भी एक्सट्रीम इवेंट्स को बर्दाश्त करने की। अब क्लाइमेट को भूल जाएं, फूड सिक्योरिटी का इशू ले लें, ये चीनी आपके पास, ठीक है, ये इसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे गवर्नेंस को। अभी वीट का क्राइसिस अभी गुजरा है, उसको क्राइसिस, तो एवरी जो भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी क्राइसिस आता है, वो हमारे लिए एक मेगा इवेंट बन जाता है। तो क्लाइमेट जो कि मदर ऑफ ऑल क्राइसिस है, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? सर, कोई पॉलिसी रिकमेंडेशंस नहीं है इनके लिए कि यानी कि वीट क्राइसिस आने वाले हैं, जिस तरह अभी क्लाइमेट चेंज है, हमें पहले से पता है कि मानसून की बारिशें होंगी, सैलाब आएंगे, और आपने कहा सिग्नल्स मिलते रहे, ठीक है। तो जो लोग बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने पॉलिसीज़ रिकमेंड करनी है और जिन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है, वो लोग कोई कोऑर्डिनेशन में नहीं है। इशू कहाँ पे आता है, किस जगह पे आ रहा है? एक तो कैपेसिटीज़ का इशू है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपके चाहे वो प्रोविंसेस हैं या फेडरल एरिया के ऊपर, आपके डोनर ड्रिवन टारगेट्स हैं और वो गोल्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, जिसकी बुनियाद पे आपको लोकलाइज सॉल्यूशंस जो हैं वो मिलना वो बहुत मुश्किल है। मतलब जो इशू दादू के अंदर, रहीम यार खान के अंदर या थरबारकर मिट्टी के अंदर होंगे, वो यहाँ पे इस्लामाबाद बैठ के तो हल नहीं होंगे। उसके लिए वो लोकलाइज्ड गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट्स या इस तरह के मैकेनिज्म जहाँ के वो उस लोगों को एक्चुअली वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। एक तो कि ये कैपेसिटीज़ के इश्यूज़ हैं, वो हम बारहा कर चुके हैं। दूसरा कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ हैं, ठीक है, अगर कैपेसिटी के इश्यूज़ कम है तो कोऑर्डिनेशन के ज़रिए बेहतर हो सकता है कुछ ना कुछ। तो कोऑर्डिनेशन जो है डिस्कनेक्ट है फेडरल से प्रोविंशियल से डिस्ट्रिक्ट्स, तो एक वाइड रेंज ऑफ, ये बहुत बड़ा फुकदान है, ये बहुत बड़ा फुकदान है। इसको हम बेहतर कर सकते हैं डिजिटलाइजेशन के ज़रिए, कि आपकी इन्फॉर्मेशन एक जगह से फ्लो हो रही है तो वो आखिर तहसील लेवल, यूनियन काउंसिल तक पहुंचे सब कुछ, तो आप वन क्लिक के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा अभी वॉर फुटिंग के अंदर करने की ज़रूरत है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको आपके तवज्जुह से, प्रोग्राम की तवज्जुह से बताऊँ कि क्लाइमेट चेंज की वॉर जो है वो हम सिर्फ पानी की बेहतर इस्तेमाल से कर सकते हैं। आधी से ज़्यादा जंग जो है क्लाइमेट चेंज की जो जंग है या जो भी उसके जो इम्पैक्ट्स हैं, अगर हम पानी को बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर लें, ठीक है, तो वो पानी चाहे वो एग्रीकल्चर में, चाहे वो अर्बन एरियाज़ में, वॉश के एरियाज़ में, वाटर एंड सैनिटेशन के एरियाज़ के अंदर है, अगर पानी को हम बेहतर तौर पर मैनेज कर गए तो हम इस जंग को, हम जो हमारे इम्पैक्ट्स हैं, इसको हम जीत जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल ब्रीफ सा पूछना चाहूँगा, क्रिटिसिज्म जो है वो हमारी हुकूमत जो है वो बहुत हद तक अभी फेस कर रही है अवाम की जानिब से। इस तरह क्रिटिसिज्म जायज़ है, हो सकता है? कहाँ पे अवामी फुकदान है, कहाँ पे हुकूमती फुकदान है, जहाँ पे उनको अब ख्याल रखना चाहिए था? इन चीज़ों को थोड़ा सा हाईलाइट कर दें ब्रीफली, और ये बता दें कि जो पूरी दुनिया में आ रहा है वो सिस्टम भी तो लिंक्ड ही है समहाउ। ये ग्लोबल एक सिस्टम है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है, उसी की वजह से हर चीज़ इफेक्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये हुकूमत या अवाम का किया धरा बहुत सारा नहीं है, हम इसमें पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं कहीं ना कहीं। इस पर इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रोट्स आ रहे हैं, या कोई भी इशूज़ है, हमें बाहर की दुनिया की तरफ देखना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, हमें इन्वर्ट, हमारे पास सोल्यूशंस भी हैं, रिसोर्सेज का कभी इशू नहीं होता, कैपेसिटीज़ का इशूज़ होता है। अगर आपके पास बेहतर प्लान है तो आप बेहतर तरीके से फिनंसेस आपको अरेंज हो सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे दूं कि अभी जब मानसून ने अपनी पूरी शक्ल दिखा दी, उसका इम्पैक्ट पड़ गया, तो प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि आप हम मानसून के प्लान जो है वो हमें बनाना चाहिए, हमें जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए। तो पहले क्यों नहीं बात की? ठीक है, ये इस तरह की जो लैग पीरियड के साथ हमारी प्लानिंग चलती है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर उसके बाद कैपेसिटीज़ की हमने बात कर दी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वो है आपके जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, चाहे वो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में एमरजेंसी और इससे रिलेटेड जो वाटर सेविंग और लाइफ सेविंग चीज़ें हैं, चाहे वो हीट वेव्स हैं, चाहे फ्लड से, वो भी अब सिखाने की ज़रूरत है। अभी लोगों को, बच्चों को, ये हम बूढ़े हो गए हैं, हम अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन को सीरियस नहीं लेते कि ये एक स्ट्रेस है। अब दुनिया में ग्लोबली चले जाएं,
कोई वार्निंग इशू होते हैं, लोग टेक इट वेरी सीरियसली। सीरियस लेते हैं, यहाँ उसको पे क्यों नहीं इकदामात लेते, करते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं लेते, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे अपने अंदर भी ये प्रॉब्लम है, हम इंफॉर्मेशन जितनी आ रही है उसको सीरियस नहीं लेते। हम कहते हैं हम वो नहीं होंगे जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, हम उसमें कभी कंसीडर नहीं करते। इसके ऊपर साइंटिफिक स्टडी है कि कोई अगर इम्पैक्ट हो रहा है, कोई डैमेज एक्सीडेंट हो रहा है, इंसान जो है उसको अपने अंदर वो नहीं समझता कि वो कभी इम्पैक्ट नहीं होगा। ऐसा ही है, तो ऐसा ये इस तरह की सोच से हम कभी अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे। थैंक यू सो मच जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी प्यारी बातें की और बहुत आसान तरीके से की ताकि आवाम को समझ आए। नाजरीन, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखें, माहौल को साफ़ सुथरा रखें, बहुत कोशिश करें कि हमारा फुटप्रिंट वैसे ही बहुत कम है, तो हम लोग जो हैं कम से कम कंट्रीब्यूशन दें इस चीज़ में, पोल्यूशन में और बाकी सारी चीज़ें जो इस चीज़ को आगे ट्रिगर करती हैं, बढ़ाती हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब की जो सिंपल तरीन बातें थीं, जो आसान तरीन बातें थीं, आपको समझ आई होंगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।